ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अगेन। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका पेपर स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है। अगर आपने मैनेजर लेवल 1 के या ऑपरेशनल लेवल 1 और 2 के पेपर अटेम्प्ट किए, उस पैटर्न से ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज के यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में कोई फॉर्मेट नहीं है, जबकि वहाँ पे एमसीक्यूज होते थे, उसमें फॉर्मेट बने हुए होते थे। उसी फॉर्मेट पे विद इन गिवन फॉर्मेट हम आंसर देते थे। यहाँ पे जो हम आंसर देंगे वो इस तरीके से, जिस तरीके से आपको ये नजर आ रहा है, नीचे एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, सॉल्व या ऑब्लिक टाइप योर क्वेश्चन हियर, नजर आ रहा है सबको? ये कौन सा यस सर। कौन सा क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब इसमें देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे ये तो बड़ा आसान सवाल है, असल में आपको पढ़ने से नहीं पता चलेगा, वैसे ये शायद कुछ बच्चों को पता हो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफाइन द interrelated elements that most directly relate to the measuring the performance and financial status of a business enterprise. Enlist and explain those elements. अभी आपके जो elements है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, लाइक आपके एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, उसको आपने डिफाइन करना है। तो अब आप कैसे डिफाइन करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू आप इसको टाइप करेंगे और इसको आंसर देंगे। वहाँ पे फॉर्मेट नहीं बने हुए होंगे, बस आपको टाइप करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए कि कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ आपको सॉल्व करनी है कीबोर्ड से, तो हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू सॉल्व। डिस्क्रिप्टिव में, बाकी एमसीक्यूज में मसला नहीं है। एमसीक्यूज में तो जैसे आपको टिक करना होगा, उसकी कैलकुलेशन आप रफ में करेंगे। अगर एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे मैंने कहा है, और एमसीक्यूज में जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनका जो मार्किंग प्लान है आपको पता है, वो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। उसमें आपके 3 से लेके 5 नंबर तक के न्यूमेरिकल सवाल भी हैं। तो वहाँ आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो रफ वर्किंग में करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये एमसीक्यू था भी आपके पास न्यूमेरिकल रहा। ये अगर आप देखें, आपके पास ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज था, दिस वन एमसीक्यू नंबर 3, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने ये वहाँ पे कंप्यूटर में सॉल्व नहीं करना होगा, इसकी कैलकुलेशन आप कहाँ करेंगे? रफ पेपर पे। रफ पेपर आपको वहाँ से मिल जाएगा, उस पर आप इसकी वर्किंग करेंगे, आंसर चेक करेंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है। 4 ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट रिक्वायरमेंट को फॉलो करके सही कैलकुलेट किया है तो डेफिनेटली वन ऑफ दी आंसर आपसे मैच हो जाएगा, वो आप टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है किसी का पेपर पैटर्न के हवाले से? एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल? पेपर पैटर्न के हवाले से कोई सवाल है किसी का? ओके, नो नो क्वेश्चन। नो सर। ओके, गुड। समझ में आ गया सबको पेपर पैटर्न? ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, ये मैंने आपको पेपर पैटर्न दिया था, ये रहा जो मैं लिख के बता रहा था आपको कि आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में ब्रेक है, और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया है। फिक्स से मुराद ये फिक्स नहीं किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 70% होगा, डिस्क्रिप्टिव 30% होंगे, ये फिक्स नहीं किया है। हाँ, ऑन एवरेज बता दिया है, ऑन एवरेज ये बता दिया है कि आपके जो 60 to 80% एमसीक्यूज होगा, ठीक है ना, और 20 to 40% डिस्क्रिप्टिव। मतलब अगर किसी का 60% एमसीक्यूज बेस पेपर आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव कितना आएगा उसका? 40%। और अगर किसी का 70% एमसीक्यूज बेस आ रहा है तो उसका डिस्क्रिप्टिव कितना आएगा? 30%। ये वेरी कर रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हम जब फीडबैक भी लेते हैं स्टूडेंट से तो उनके जो आंसर आते हैं, सुंदुस आप कह रही है कि आई कांट हेयर यू सर। सुंदुस आप अपने एंड पे चेक करें, कोई इशू तो नहीं है आपका माइक का या कोई और इशू? बाकी लोगों को तो मेरी आवाज आ रही है मेरा ख्याल है। जी सर, आ रही है। ठीक है, जी सर। सुंदर आपका माइक भी यहाँ पे नहीं आ रहा है।
आप चेक करें, हैंड फ्री वगैरह यूज कर लें, या सिस्टम में आपने कोई ऑप्शन क्लिक नहीं किया हुआ है शायद। बहरहाल बात ये है कि हमारे पास ये जो पेपर पैटर्न है इसमें फिक्स नहीं है। जिस तरह अभी शुरू में किसी बच्चे ने कहा था सर एफएफए का जो था 70% एमसीक्यूज 30% एमपीक्यूज, यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी का 75% एमसीक्यूज आ जाए तो उसका 25% जो है वो डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऑन एवरेज जो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, जब से ये आपके पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये पेपर कंप्यूटर बेस हुआ है, इससे पहले आपको पता है ये पेपर कंप्यूटर बेस नहीं था। ये पेपर आपका 100% जो है वो सब्जेक्टिव होता था और उसी पेपर में 10 नंबर के एमसीक्यूज आते थे, बाकी 90% सब्जेक्टिव पेपर होता था जो कि मैनुअल होता था, कंप्यूटर बेस नहीं होता था। ये तो कोविड के बाद ये पेपर सारे आईसीएमए के कंप्यूटर बेस हो गए। तो बहरहाल मैंने जो बच्चों से फीडबैक लिया है पिछले 1-1.5 साल में जो ये पेपर हुए, तो फीडबैक ये है कि स्टूडेंट ने कहा है कि ऑलमोस्ट 70% ऑन एवरेज एमसीक्यूज आ रहा है और 30% ऑन एवरेज पेपर क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव। फिक्स नहीं है, मतलब ये ऑन एवरेज बता रहा हूँ आपको, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। एक बात सुन लें, जिस तरह मैंने कहा है एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल भी होंगे, मतलब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको टिक करना है ऑप्शन। न्यूमेरिकल होंगे, आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना आनी चाहिए, आंसर टिक करना होगा। डिस्क्रिप्टिव में भी सेम सिचुएशन है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आईसीएमए के जहाँ पे पेपर पैटर्न दिया हुआ है, इन्होंने नीचे एक बात लिख के दी है, एक पॉइंट लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इंक्लूड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, केसेस, सिनेरियोस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, स्टैंडर्ड्स। मतलब वो आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, जब हम IS 38 पढ़ेंगे तो वो इंटेंजिबल एसेट है, वहां पे एक पॉइंट ऐसा है कि जब इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना है तो 6 कंडीशन होनी चाहिए। अब वो 6 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए IS के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इसी तरह अभी मैं आपको सवाल दिखा रहा था डिस्क्रिप्टिव में, वहां पे मैंने कहा था ये एलिमेंट्स आपको डिफाइन करने, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव में जरूरी नहीं है कि आपका सवाल डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो 3 से 5 नंबर का सवाल आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो आपका सिनेरियो बेस हो या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे हो। प्रैक्टिकल भी होगा उसमें, अभी हमने डिस्कस किया, एक एसेट है, इतनी लाइफ है, इतने साल के बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, प्रैक्टिकल भी होंगे डिस्क्रिप्टिव में। और डिस्क्रिप्टिव में आपके सवाल जो है वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, डेफिनेशन भी हो सकती है, तो वो आपको टाइप करनी होगी। वहां पे कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, टाइप करना होगा, जबकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट टिक करना होगा। तो आई होप कि ये पेपर पैटर्न सबको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ कम टू सिलेबस। ये जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस आपका वैसे तो 3 हिस्सों में ब्रेक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एक में भाई कुछ बच्चे और भी हैं, उनको मैं एडमिट कर दूं। अच्छा, तो 3 आपके सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपके सेक्शन ए की जो वेटेज है वो अराउंड, अली आप ये पूछ रहे हैं कि डेज एंड टाइमिंग ऑफ क्लास। भाई डेज आपके होंगे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और थर्सडे को 12:30 टू 2:30, सैटरडे भी सेम टाइम होगा 12:30 से 2:30। लेकिन फ्राइडे को नमाज होती है, जुम्मे की नमाज का टाइम होता है, तो फ्राइडे क्लास आफ्टर नमाज होगी 2:30 से 4:30, राइट? सुन लिया सबने टाइमिंग? अच्छा, आपके सिलेबस की जो सेक्शन ए की वेटेज है वो 5% है, सेक्शन बी की जो वेटेज है वो 85% है, और सेक्शन सी की जो वेटेज है वो आपकी 10% है। ठीक है, असल में जो आपका सिलेबस है ना, वो सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट आपका बेस करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हम कहते हैं IAS और IFRS।
आपका टोटल सिलेबस बेस करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन IAS एंड IFRS। क्या आप लोगों को पता है कि IAS और IFRS में क्या डिफरेंस होता है? जी स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन IAS एंड IFRS? साथ नो आप सर। एक थोड़ा जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, काइंडली इसको देख लीजिएगा। नो सर, नहीं पता। अच्छा, यस सर। ओके। राफे आप कहते हैं कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज रिपीट द टाइमिंग। राफे, अब्दुल राफे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे को 12:30 से 2:30, फ्राइडे को 2:30 से 4:30, राइट। हामिद अली कहते हैं will this lecture be recorded and would be shared in the study group of WhatsApp? Timing for Friday don't suit me in any respect. ओके हामिद, वैसे इंशाल्लाह क्लासेस आपकी जो ना रिकॉर्ड होंगी और ये मेरा ख्याल है पोर्टल के थ्रू आपको मिलेंगी। आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है वहां से आप इन क्लासेस को जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रमशा आप कहती है कि IAS इज गैप रूल। देखिए गैप भी एक होता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं उसको, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, वो एक अलग चीज होती है। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे IAS और IFRS का, क्योंकि जो आपका ये पेपर है ना FACR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये पेपर आपको उस वक्त तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको यही नहीं पता कि IAS और IFRS क्या है। अब्दुल हसीब कहते हैं IAS एक बॉडी है जो IFRS बनाती है। देखिए अब्दुल हसीब, आपने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है। असल में IAS और IFRS दोनों ही स्टैंडर्ड्स हैं, बॉडी कोई और है, ठीक है। यस रमशा, यू आर राइट, बोथ आर स्टैंडर्ड्स। बहरहाल मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए कि IAS और IFRS का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर सर, आपके क्या मैं सिलेबस डिफाइन कर की कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी जी सर, मैं ये IAS और IFRS को थोड़ा डिफाइन करना चाहती हूँ। सर ये IAS जो है ना 1973 से लेके 2000 तक का स्टैंडर्ड थे, फिर इनमें ऑल्ट्रेशन हुआ और 2000 से टिल नाउ IFRS ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नादिया ने यहाँ पे कहा कि सर ये जो IAS है ये 1973 से स्टार्ट हुए थे और IFRS जो है ना वो 2001 से ऑनवर्ड आए और अब तक जो चल रहे हैं वो IFRS है। अब ये क्या है और किस तरीके से इसको हम स्टडी करेंगे, हमारा टोटल सिलेबस जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपका FACR है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग M4, इसका टोटल सिलेबस वो IAS और IFRS पे बेस करेगा। थ्योरेटिकल सवाल भी आएंगे तो वहां पे आपसे IAS के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी भी अगर आपने वो मॉडल पेपर थोड़ा सा देखा हो तो वहां पे आपने नोट किया होगा IAS का रेफरेंस मौजूद था। अकॉर्डिंग टू दिस IAS बताओ ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड्स इसकी क्या कैलकुलेशन है। न्यूमेरिकल भी जो हम सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो हम सॉल्व करेंगे, वो सब किसके अकॉर्डिंगली होंगे, IAS और IFRS के अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। देखिए असल में टाइम लाइन से समझा देता हूँ। 1973 एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा था IASC। IASC का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। मैं लिख भी देता हूँ ताकि, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसमें आपको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको इंशाल्लाह PDF कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, अच्छा ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? देखें असल में अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग दुनिया भर में फॉलो की जाती है, दुनिया भर के लोग अकाउंटिंग। अच्छा दूसरी बात ये कि बिजनेस भी पूरी दुनिया में होता रहा,
तो अब हर मुल्क में अकाउंटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल थे। तो 1973 में इस बात को फोकस किया गया कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स, ताकि अच्छा बिलाल आप कह रहे हैं काइंडली मॉक पेपर भी शेयर कर ले इन ग्रुप। ओके बिलाल, मैं मॉक पेपर भी जो मॉडल पेपर है ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अच्छा 1973 में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम रखा गया था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। देखो जब हम कोई काम करते हैं तो हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग क्लासेस राइट नाउ, तो आपका ऑब्जेक्टिव है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग क्लासेस। तो बात यह है जब ये कमेटी बनाई गई तो इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी है। यूनिफॉर्मिटी से क्या मुराद है कि आपकी अकाउंटिंग जो है, अली मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है अली। तो अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म देने के लिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल में यूनिफॉर्म होता है तो सबका ड्रेस एक जैसा होता है। IC में P में देयर इज नो यूनिफॉर्म, तो सबके ड्रेस डिफरेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस पूरी दुनिया में हो रहा है, तो भाई इस बात को फोकस किया गया कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स, ताकि लोग पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंटिंग परफॉर्म हो रही हो। 1973 में कमेटी बनी, यूके बेस, यूके में इसका हेड ऑफिस था, लेकिन बहुत सारे दुनिया के कंट्री जिस तरह हम देखते हैं UNO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, इनके हेड ऑफिस तो कहीं और होते हैं, लेकिन दुनिया भर के कंट्रीज इनके मेंबर्स होते हैं। तो ये कमेटी बनी 1973 में, और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है। इस कमेटी का जो टिन्योर था वो 1973 से लेके 2001 तक। अच्छा इस कमेटी ने 1973 से 2001 तक जो कुछ लिखा उसको कहा गया IAS, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कमेटी ने अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के लिए अपने कलम से जो कुछ लिखा अकाउंटिंग की शरीयत में, उसको क्या कहा गया? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 1 से लेके 41 तक स्टैंडर्ड लिखे थे कमेटी ने, 1 से लेके 41 तक स्टैंडर्ड लिखे थे कमेटी ने। अच्छा 2001 में कमेटी का नाम चेंज कर दिया गया, अब कमेटी का नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर आप नोट करें तो शुरू के 3 वर्ड तो वही हैं, क्योंकि काम करना है इंटरनेशनली और काम करना है अकाउंटिंग के लिए, और अकाउंटिंग के क्या बनाने थे? स्टैंडर्ड। तो IAS कमेटी को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बोर्ड। तो अब कमेटी का नया नाम क्या है? कमेटी का नया नाम जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पुराना नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। असल में कमेटी से अच्छा वर्ड बोर्ड है, इसीलिए इसका नाम भी चेंज किया गया। अच्छा कमेटी के कलम से जो कुछ लिखा गया उसको क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2021 की फिजाओं में मौजूद हैं। अब तक अब ये बोर्ड ही चल रहा है, और बोर्ड जो कुछ लिख रहा है उसको कहा जाता है IFRS, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बस आपका सिलेबस जो है ना सिर्फ इन 2 चीजों पे बेस कर रहा है, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ है ही नहीं। सिर्फ हमने यहाँ पे पढ़ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
अच्छा, अब बात ये है कि तकरीबन बोर्ड ने 1 से लेके 17 18 तक IFRS लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स आपके अपडेट होते रहते हैं, मार्केट में स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं, और इस वक्त मार्केट में तकरीबन IFRS 17 तक आ चुका है, ठीक है ना, जो कि इंश्योरेंस के ऊपर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट IASC पुराना नाम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। उस कमेटी को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बोर्ड अप्रैल 2001 में। कमेटी जो कुछ लिख रही है, कमेटी ने जो क्या नाम दिया गया, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और बोर्ड के कलम से जो कुछ लिखा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं। असल में देखिए समटाइम जो है ना हम किसी अच्छे वर्ड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे सी कन्वर्ट हुआ है बी में। अब आप मुझे बताएं कमेटी अच्छा वर्ड है या बोर्ड? कमेटी के मुकाबले में बोर्ड अच्छा वर्ड है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार हमारे ऑफिस में 4 लोगों की कमेटी बनी हुई है, या मैं आपसे कहूं कि हमारे ऑफिस में 4 लोगों का बोर्ड बना हुआ है, तो किसमें भरम आता है? कमेटी की मीटिंग हो रही है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग? अब ज्यादा भरम किसमें आता है? बोर्ड। डेफिनेटली बोर्ड एक अच्छा वर्ड है। इसी तरह अकाउंटिंग को कन्वर्ट किया गया इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप देखिए अकाउंटिंग तो बहुत छोटा वर्ड है। अकाउंटिंग तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला भी बोलता है मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ। तो क्या आप लोग भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं या आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं? जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर। आपका ये सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी है भाई, ये सिलेबस आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तभी तो इसका पूरा नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो मेरे भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा भाई, ये अली कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि सबको म्यूट कर दें, डिस्टरबेंस हो रही है। बाकी डिस्टरबेंस हो रही है कुछ लोगों के माइक। देखिए आप लोग एक काम सिर्फ ये करें, अपने माइक म्यूट रखें। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, ताहा अपना माइक म्यूट कर दो। ओके, हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है ना, मैंने शुरू में भी कहा है सवाल पूछें आप। एक बार ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछना आपका बेसिक राइट है। सवाल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप ICME को पे करते हैं, तो डेफिनेटली आपका राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह ICME हमें पे करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सही सवाल का सही जवाब देना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं, ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सवाल जो पूछना हो सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बेसिक सवाल भी आप पूछें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल पूछना आपका राइट है, जवाब देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल ये डिफरेंस सबको समझ आ गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। सिर्फ सवाल करने या जवाब देने के लिए ओपन किया करो भाइयों प्लीज। हमजा खालिद कह रहे हैं कि भाई भाइयों बहनों सब लोग सुन लें कि सवाल करने के लिए या जवाब देने के लिए माइक ओपन क्या करें, दैट्स गुड, ठीक है ना। माइक अपने, ठीक है, आप लोग म्यूट रखें, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन अलाउ कर दिया है। जिसको सवाल पूछना है अपना माइक अनम्यूट करे, सवाल पूछ ले, जब सवाल कंप्लीट हो जाए मैं जवाब दे दूं उसको, फिर आप दोबारा म्यूट पे ले जाए, ये सही होता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। अच्छा, सर यहाँ एक पे चीज पूछ, जी बोले बोले बोले। सर ये जो आपने कहा कि IAS जो है वो 1973 से 2001 तक चल रहा था ना सर। सही है। तो सर इसमें जो अमेंडमेंट हुई 2001 के बाद, हाँ, अब वो बोर्ड कर रहा है। तो बोर्ड कर रहा है, पर उसको जो आपने कहा 1 से लेकर 41 हो गया है, हाँ और IFRS 1 से लेकर 17 होगा, तो 1 से लेकर 17 जो हुए हैं उसमें ये अमेंडमेंट वाले भी शामिल है? जी बिल्कुल, इसमें देखें असल में होता ये, गुड क्वेश्चन है इनका अब्दुल हसीब का। और यहाँ पे किसी ने ये भी कहा है कि अर्शिया वोरा ने कहा है कि सर फ्रॉम 1973 टिल मार्च 2001 IASC थी, बिकॉज आपने कहा कि अप्रैल में कन्वर्ट हो गई। जी, अप्रैल 2001 में IASC वॉज कन्वर्टेड इनटू IASB। असल में वही लोग हैं, वही मकाम है, वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। पहले पुराना नाम क्या था, कमेटी, नया नाम क्या रख दिया, बोर्ड।
होता है ना, बार बार नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी अब्दुल हसीब आपका आंसर भी देता हूँ। हामिद अली, आपने कहा कि एनी आईएएस विच इज अमेंडेड बाय एनी आईएफआरएस इज कॉल्ड सस्पेंडेड आईएएस। यस हामिद, यू आर राइट। अच्छा, मैं हामिद आपकी बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे मजीद जो है ना वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, और अब्दुल हसीब आपने कहा था उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। देखें, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चे ये समझेंगे कि सर जो कमेटी का दौर था IASC, उसने टोटल कितने चैप्टर लिखे, चैप्टर बताएं टोटल। 41। अब ये 41 जो है ना चैप्टर हैं, जैसे IS1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IS2 है इन्वेंट्री का, IS7 कैश फ्लो का, IS16 डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, IS38 अभी मैंने कहा था इंटेंजिबल एसेट है, 41 आखिरी IS आया था अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट। तो कमेटी ने टोटल कितने स्टैंडर्ड लिखे, कितने चैप्टर लिखे? 41। और बोर्ड ऑलमोस्ट कितने लिख चुका है? आगे और आएंगे, ये आते रहते, अभी तकरीबन बोर्ड 17। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये तकरीबन बनता है 58। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये IAS को खत्म नहीं किया होता और IASC का ही दौर चल रहा होता, यानी आज भी कमेटी होती, तो तकरीबन 58 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके होते। अब एक बात सुन लें, कुछ IAS खत्म होके IFRS में कन्वर्ट हो रहे, लेकिन अभी सारे IAS खत्म नहीं हुए। बहुत सारे IAS अभी भी मौजूद हैं और बहुत सारे IAS खत्म हो चुके। यानी इन शॉर्ट अभी ये 41 के 41 IAS अब मौजूद नहीं है। और कुछ IFRS ऐसे आते मार्केट में जिनकी वजह से पुराने IAS को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन ले, 1973 में कमेटी बनाई, ऑब्जेक्टिव था कि यार अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज कर दें, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज कर दें, यूनिफॉर्म दे दें, एक जैसी अकाउंटिंग हो जाए। अब बैलेंस शीट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो बैलेंस शीट का प्रोसेस जो हम अप्लाई करते हैं वही प्रोसेस सब जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि क्या बना हुआ है, स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे आप बनाओगे वैसे ही आप दुबई में जाके बनाओगे, वैसे ही आप सऊदी अरब में जाके बनाओगे, क्योंकि क्या बने हुए, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्म दे दिया, एक जैसा स्टैंडर्ड। कमेटी ने 2001 तक जो चैप्टर लिखे 1 से लेके 41 तक, उनको IAS कहा गया था। उसके बाद अप्रैल से बोर्ड बन गया, कमेटी बोर्ड में कन्वर्ट हो गई। अब बोर्ड जो कुछ लिख रहा है अपने कलम से, उसको क्या नाम दिया जा रहा है, IFRS। तकरीबन 17 IFRS। अब आपके सिलेबस में कुछ IAS मौजूद है, कुछ IFRS मौजूद है, ठीक है ना। और कुछ IAS तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक बात और बता दूं, अब किसी ने अमेंडमेंट का कहा था, अभी भी IAS भी अपडेट होते हैं, IAS के अंदर भी अमेंडमेंट होती है, लेकिन अब वो अमेंडमेंट कौन कर रहा होता है, कमेटी है या बोर्ड कर रही है? बोर्ड कर रहे हैं। अब बोर्ड कर रहा है। अब जो भी IAS में अपडेशन हो रही है, इसका मतलब है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो IASB है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये आपके कमोबेश 3 काम बड़े तरीके से लेके चल रहा है। नंबर 1, मार्केट में नए IFRS इशू करना। नंबर 2, पुराने IAS को अगर उसके बदले कोई नया IFRS आ जाए उसको सस्पेंड करना। नंबर 3, अगर पुराने IAS को खत्म नहीं करना है, उसको सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा अमेंड करना है, अपडेट करना है, तो उसमें अमेंडमेंट करना। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए आप लोगों ने 3 तरीके पढ़े शायद, कौन कौन से होते हैं? सर 5 LIFO। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं FIFO, LIFO और एवरेज, ऐसा ही है ना। आप लोग कह रहे हैं सर Yes, sir. इन्वेंट्री का हमने पढ़ा है FIFO, एक होता है LIFO, एक होता है एवरेज या वेटेड एवरेज, WA। असल में याद रखें, इन्वेंट्री के लिए हमारे पास IS2 है। कौन सा IS है? IS2 हमारे सिलेबस में भी है, और मैं नॉर्मली सबसे पहले चैप्टर IS2 ही पढ़ाता हूँ। याद रखें, ये जो FIFO, LIFO, एवरेज है ना, ये पहले IAS के मुताबिक 3 थे, लेकिन आपको पता है अब IAS के मुताबिक कितने हैं, कितने मेथड हैं अब? 2 हैं। कौन सा मेथड खत्म हो चुका है? मैंने LIFO इज नॉट देयर। LIFO दिसंबर 2003 में डिसकंटिन्यू हुआ था। कब हुआ था?
दिसंबर 2003 में। नंबर अब 2003 ये IS2 है, ये बताओ IS2 किसने बनाया था, कमेटी ने या बोर्ड ने? कमेटी ने। कमेटी ने, लेकिन ये दिसंबर 2003 में अपडेट हुआ। इसमें से अपडेट तो अभी भी होती रहती चीजें, इसमें से एक मेथड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये किसने किया होगा काम? सर बोर्ड ने। वेरी बोर्ड गुड। ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो IS में अमेंडमेंट होती है या IS को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपके सिलेबस में एक IFRS है, IFRS 16 आपके सिलेबस में है। ये पहले IS 17 होता था, लीज। IS 17 का नाम क्या था? लीज। IFRS 16 का नाम भी क्या है? लीज। तो मैं अभी ये बिल्कुल 2-3 साल पहले ही आया, ज्यादा पुराना नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ICMA में ऑलमोस्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2011 तकरीबन जुलाई में स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना। तो मैं एक अरसे तक कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ाता रहा यहाँ पे? IS 17 पढ़ा रहा हूँ या IFRS 16? पहले सिलेबस IS 17 था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? IFRS 16 में। अब आपके सिलेबस में IS 17 नहीं है, अब आपके सिलेबस में क्या है? IFRS 16। हाँ, अगर मैं आज से 3 साल पहले 4 साल पहले का सिलेबस देखूंगा ना, तो उस वक्त आपके सिलेबस में IFRS 16 नहीं था, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं आया था। IFRS 16 तो अभी आया है। तो उस वक्त IS 17 पढ़ाया जाता था। तो सम टाइम बोर्ड एक ऐसा नया IFRS इशू कर देता है जिसकी वजह से पुराना IS क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। बहुत सारे IS खत्म होके कन्वर्ट हो चुके हैं IFRS में, और कुछ IS जो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है। अरीशा, मैंने जो 3 बातें बताई थी वो ये बताई थी, सॉरी अर्शिया, 3 बातें मैंने ये बताई थी कि IFRS, सॉरी ये जो IASB है, एक तो नए IFRS इशू कर रहा है मार्केट में, 1 से लेके 70 तक उसने नए IFRS इशू कर दिए हैं। अच्छा भाई, हसन कह रहे नो साउंड, क्या ये मसला और बच्चों को भी हो रहा है? प्लीज लेट मी नो। बाकी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है? नो सर, आ रही है आवाज। आवाज सही है ना? यस सर। ओके गुड। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे सुन ले एक बात। तो अर्शिया, आपने शायद पूछा था कि ये 3 बातें आप रिपीट कर दें। तो मैंने कहा था IASB नए IFRS भी इशू कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सम टाइम अगर कोई IS के बदले नया IFRS आता है तो पुराने IS को सस्पेंड कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि IS 17 खत्म करके IFRS 16 आ गया। इसी तरह सम टाइम किसी IS को बिल्कुल खत्म नहीं किया जाता, उसको अपडेट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, IS2 में LIFO को खत्म करके अब 2 मेथड है, इसको अपडेट कर दिया। तो पुराने IS को अपडेट करना, नए IFRS इशू करना, और पुराने IS को सस्पेंड करना, 3 बातें। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास सिलेबस में क्या क्या मौजूद है। अच्छा यार, एक बात डिस्कस करनी है आपसे। एक तो हमारी क्लास के दौरान नमाज का टाइम भी आता है, उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। फिजिकल होगी तो मसला नहीं होता, मैं ब्रेक दे देता हूँ, नमाज पढ़ लेते हैं हम, फिर 2:30 बजे से थोड़ा सा ऊपर खत्म कर लेंगे, 2:45-3 बजे तक 15 मिनट का नमाज का ब्रेक दे दिया करेंगे। फिजिकल में तो मसला नहीं है, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ ली जाके सबने एक साथ। अब यहाँ चूंकि अलग अलग, किसी के यहाँ 1 बजे नमाज होती होगी, किसी के यहाँ 1:30 बजे, तो हम देख लेंगे कोई नमाज का ब्रेक रख लिया करेंगे। दूसरा ये कि अभी ये क्लास दोबारा आपको नजर आ रहा है, रिमेनिंग टाइम नीचे लिखा हुआ कितने मिनट रह गए? रमशा, मैंने 3 फंक्शन जो बताए, पहला बताया IFRS इशू करना, नए IFRS। नंबर 2, पुराने IS को सस्पेंड करना, और नंबर 3, पुराने IS को अपडेट करना। अच्छा, ये टाइम यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, तकरीबन 2.5 मिनट के बाद ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो क्या भाई दोबारा मीटिंग कनेक्ट करूं या क्लास एंड कर दूं, क्या करना है?
सर ये जो IFRS के साथ है 16 और IAS के साथ 17 है सर, ये क्या एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, एयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये IAS 17 IAS का नंबर है और IFRS 16 ये एयर स्टैंडर्ड नहीं नंबर है। हाँ, जिस तरह हम कहते हैं ना, एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, पारा नंबर 3, तो IAS के भी IAS 1, IAS 2, IAS 3, 1 से लेके 41 तक स्टैंडर्ड आए थे। ठीक है, ये ठीक है चैप्टर सर, हम नंबर ये है। समझ सकते हैं, ये सेक्शन समझ सकते हैं। सेक्शन कह सकती हैं, लेकिन सेक्शन नहीं, ये बाकायदा चैप्टर्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, सर आई हैव एनी मोर क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि गैप और IS क्या ये ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं या ये अलग दो सेपरेट चीजें गैप हैं? जो होता है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपके लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके अपने मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है टैक्स की, लॉ की, कॉर्पोरेट लॉ की, वो रिक्वायरमेंट भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। जब हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वी हैव टू फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव टू फॉलो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड ऑल्सो वी हैव टू फॉलो लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ, लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस। जो आपके मुल्क का टैक्स है वो अलग है, यूके का टैक्स अलग है, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट लॉ अलग है, यूके का लॉ अलग है। इवन जो स्टूडेंट, अच्छा ये मीटिंग दोबारा एंड हो रही है, मैं कंटिन्यू कर लूँ दोबारा एक मीटिंग? क्या करना है जी स्टूडेंट? सर। मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप पे दोबारा लिंक भेज रहा हूँ क्योंकि ये मीटिंग फिर एंड हो रही है। ठीक है, फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। फौरन। बस ये आखिरी दफा कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ICMA की ID मिल जाए ताकि वहां पे डिस्कनेक्ट का ये मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपका सवाल भी कंटिन्यू करता हूँ नादिया, ठीक है?